दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। आज हम बात करेंगे देश की पहली पब्लिक हेल्थ यूनिवर्सिटी की, जो कि गुजरात में है, IIPHG यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ गांधीनगर। इस यूनिवर्सिटी के लिए गुजरात सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से पूरा सहयोग किया गया। तकरीबन 70 से 80 एकड़ की जमीन जो है वो गांधीनगर हिम्मतनगर हाईवे पर गुजरात सरकार ने इस यूनिवर्सिटी के लिए दी थी। दरअसल कई सारे IAS अफसरों ने मिलकर इस यूनिवर्सिटी को बनाने का एक मंसूबा बनाया। उसके बाद सरकार से 70 से 80 एकड़ जमीन ली गई। केंद्र सरकार की तरफ से तकरीबन 1200 करोड़ रुपए का बजट भी इसके लिए दिया गया। आप सोचिए, IAS अधिकारियों की जो लॉबी है उनकी तरफ से इसका जो है वो पूरा खाका तैयार किया गया, इसे अमली जामा पहनाया गया, करोड़ों रुपया सरकार से लिया गया, जमीन सरकार से ली गई। लेकिन पास, यह आपने नाम सुना होगा, जब पटेल आरक्षण आंदोलन जब छिड़ा था उस वक्त इसके एक सदस्य हुआ करते थे, अश्विन संकड़ासरिया। अश्विन संकड़ासरिया ने अपने कई वीडियो जारी किए, रिलीज किए, और उसमें उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को लेकर कई बड़े बड़े सवाल उठाए। इसके अलावा उन्होंने गुजरात सरकार की हेल्थ सेक्रेटरी जयंती रवि और उनके पति को लेकर भी कई खुलासे किए। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि जयंती रवि के पति ने कई सारे सरकारी ठेके लिए। जयंती रवि ने और कुछ IAS ऑफिसरों ने उनकी इसमें मदद की। हालांकि बाद में जब बहुत ज्यादा किरकिरी होने लगी तो गुजरात सरकार ने वो तमाम ठेके रद्द कर दिए। बहरहाल IAS अधिकारियों ने मिलकर IIPHG यूनिवर्सिटी को वजूद में लाए, उसको खोला, और इसमें जो है वो पब्लिक हेल्थ डॉक्टर तैयार किए गए। गुजरात सरकार ने हिम्मतनगर हाईवे पर 70 से 80 एकड़ जमीन जो है वो मुफ्त में इन अधिकारियों को दे दी इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए। इसके अलावा ढेर सारा पैसा भी दिया गया, और खास बात यह है कि इनमें जो IAS अधिकारी हैं उसमें गुजरात का कोई IAS अधिकारी नहीं है। आप सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो बात हम कह रहे हैं उस पर गौर करिएगा। 7 से 8 IAS अधिकारी हैं जो मिलकर इस यूनिवर्सिटी को चला रहे हैं। ये अधिकारी कौन है? ये अधिकारी हैं जयंती रवि, सुधीर माकड़, जयप्रकाश शिवहारे, के श्रीनाथ रेड्डी, संजय झोड़पे, D प्रभाकरन, जो कि फिलहाल सिविल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं। जी हाँ, जब सिविल पर बहुत ज्यादा थू-थू होने लगी गुजरात सरकार की, उसके बाद में आनंद फानंद में दोबारा प्रभाकर को लाया गया और सिविल अस्पताल का मेडिकल सुपरिटेंडेंट बना दिया गया। IIPHG जो है वो तकरीबन 5 साल पहले बनाई गई। आप इस यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को, इमारत को जब देखेंगे तो काफी खूबसूरत महल नुमा ये इमारत बनाई गई। ये लगता ही नहीं है कि ये एक यूनिवर्सिटी है। और हैरान करने वाली बात अब हम आपको बता रहे हैं। आप सोचिए, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतना पैसा इसे सरकार ने दिया, जमीन मुफ्त में दी, पब्लिक हेल्थ के डॉक्टरों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई गई है, लेकिन अब तक इस यूनिवर्सिटी को UGC और MCI की मान्यता प्राप्त नहीं है। आप सोचिए, बड़े बड़े IAS अधिकारियों की तरफ से ये चलाई जा रही है, इसे तैयार किया गया है, लेकिन जो मान्यताएं होनी चाहिए वो मान्यता अब तक इस यूनिवर्सिटी को नहीं मिली है। यानी कि क्या डॉक्टरों के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है? क्या ये माना जाए? खास बात तो यह है कि गुजरात सरकार ने तकरीबन 80 करोड़ रुपया देकर अपने कुछ डॉक्टरों को इस संस्था में पढ़ाई के लिए और ट्रेनिंग के लिए भेजा था। आप सोचिए, यह 80 करोड़ रुपया किसने सैंक्शन किया, किसके दस्तखत थे, किसके कहने से सैंक्शन किया गया, और ये 80 करोड़ रुपया उस यूनिवर्सिटी को क्यों दिया गया जिसे मान्यता नहीं मिली है MCI की, UGC की। यकीनन ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या पब्लिक हेल्थ कोर्स के नाम पर 80 करोड़ रुपया देकर बड़ा घोटाला किया जा रहा है। आरोप तो जो है वो कुछ इसी तरह के सरकार पर और इस यूनिवर्सिटी पर लगाए जा रहे हैं। फिलहाल ये मामला जो है वो गुजरात हाई कोर्ट में चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये सारे IAS अधिकारी जो है वो इस संस्था के साथ में क्यों जुड़े और कैसे जुड़े। दरअसल
NHM यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन, ये NHM हर साल राज्य सरकार को तकरीबन 1200 करोड़ रुपए का पैकेज देती है। और ये पैसा कहां जाता है? ये पैसा मिलता है गौरव दहिया को। गौरव दहिया ये वही IAS अधिकारी हैं जिन पर एक महिला ने शोषण करने का आरोप लगाया था। ये IAS अधिकारी थे। दिल्ली की एक महिला ने इन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। दूसरी शादी से जुड़ा हुआ ये मामला था और इसी को लेकर जो है वो गौरव दहिया को सस्पेंड किया हुआ था। अब तक वो सस्पेंड चल रहे हैं और उन्हीं के पास में सरकार की तरफ से जो मिलने वाली जो बड़ी रकम थी ये उन्हीं के हाथों में आया करती थी। उन्हीं के मातहत ये पूरी रकम रहा करती थी। दहिया के इशारे पर ही ये तमाम पैसा इधर उधर हुआ करता था और जो इस मामले में जो CA हुआ करते थे वो बस अपना ऑडिट का काम किया करते थे। उसमें और किसी की ज़्यादा ना नुकुर या तू में नहीं चलती थी। जो दहिया ने कह दिया बस वही फाइनल हो जाता था। ये पैसा कहाँ जाता था इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था। हालांकि अगर ये पैसा सही जगह पर जाता तो सिविल अस्पताल में कोरोना के इस दौर में जितनी मौत हो रही है इतनी मौतें शायद न होती। इस तरीके से जो वेंटिलेटर जिसे बताया गया वो महज एक डब्बा था, महज एक मशीन था जिसे वेंटिलेटर बताकर लगाया गया और कई सारे लोगों की जानें चली गई सिविल अस्पताल में। तो आप सोचिए कि ये जो 1200 करोड़ रुपया हर साल मिलता है, अगर ये 1200 करोड़ रुपया अगर सही जगहों पर लगाया गया होता तो क्या गुजरात के अस्पतालों की हालत आज बद से बदतर होती? क्या गुजरात के अस्पतालों में आज वेंटिलेटर की या साजो सामान की क्या कमी होती? आगे भी जान लीजिए कि ये जो संस्था है इसके ऊपर एक और संस्था है। ये नेशनल संस्था है PHFI, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। इस संस्थान के फाउंडर थे रजत गुप्ता। ये वही रजत गुप्ता हैं जिन पर अमेरिका में कई सारे घोटालों का आरोप लगा और उन्हें जेल जाना पड़ा और ये अब भी जेल में हैं। आप सोचिए, इसी रजत गुप्ता ने PHFI की स्थापना की थी। आप सोचिए, जो अमेरिका में हजारों करोड़ों डॉलर के घोटाले में पकड़ा गया हो, जेल में बंद हो, उसने जिस संस्था की नींव रखी थी तो उसने उसकी नींव जो है वो किस नीयत से रखी होगी, इस बात का आप अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। अमेरिका में जो है वो ये इनसाइडर ट्रेनिंग के मामले को लेकर जेल में बंद हैं। अब सोचिए आखिरकार उन्होंने PHFI क्यों बनाई होगी। और कहा तो ये भी जाता है कि जो हेल्थ मिनिस्टर हैं नितिन पटेल, उन्हें भी पता नहीं होगा कि कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा कहाँ जा रहा है और कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। ये आरोप भी जो है वो लगाए गए हैं। अब आप सोचिए, पिछले 30 साल से नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से अब तक जो है वो ये तमाम अधिकारी मलाई खाते रहे और नरेंद्र मोदी खामोश रहे, देखते रहे और ये काम जो है वो अब भी जारी है। ये आरोप जो है वो हाई कोर्ट में लगाया गया है। हाई कोर्ट में केस चल रहा है। हम न्यायपालिका पर सवाल नहीं उठाते। न्यायपालिका का काम है न्याय करना, न्यायपालिका अपना काम करती रहेगी। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं जिस तरीके से IAS अधिकारियों पर, जिन संस्थानों पर, वो जो है वो हमें काफ़ी कुछ सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कहा तो ये भी जाता है कि जो IAS अधिकारी हैं, चाहे वो सेक्रेटरी लेवल के हों, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी लेवल के हों, चाहे जो भी IAS अधिकारी होते हैं, बताया ये जाता है कि वो महज एक फ़ोन करके मंत्री से अपनी फाइल पर दस्तखत करवा लिया करते हैं। मोदी जी राजीव गांधी को लेकर आए दिन ताना मारते हैं कि 1 रुपया निकलता है, 10 पैसा पहुंचता है। इस बात को लेकर वो अक्सर ताने मारते रहते हैं। लेकिन मोदी जी, क्या आपको ये नहीं पता कि आपकी नाक के नीचे IAS अधिकारी या कुछ और लोग किस तरीके के काम कर रहे हैं? आपके खुद के गृह राज्य गुजरात में ही इसको लेकर एक मामला चल रहा है। सस्ती PPE किटों की वजह से गुजरात मॉडल में भी जो है वो पुलिस वालों को कोरोना हो रहा है, डॉक्टर्स हड़ताल पर जा रहे हैं, डॉक्टरों को कोरोना हो रहा है। आखिरकार ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? मोदी जी, देश की जनता ये जानना चाहती है और ये आपको बताना होगा। आपको याद होगा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, उस वक्त उन्होंने IAS अधिकारियों से बातचीत की। उस मंत्रालय के मंत्री को नहीं पता था कि मोदी जी क्या बात कर रहे हैं। सब हैरान थे कि आखिरकार IAS अधिकारियों को क्यों बुलाया गया, सेक्रेटरीज को, चीफ सेक्रेटरीज को क्यों बुलाया गया। क्या बात की थी मोदी जी ने? क्या यही गुजरात मॉडल है? क्या गुजरात को जिस तरीके से आपने चलाया, कर्ज में डुबोया, क्या देश की भी आप वही हालत कर रहे हैं? और क्या IAS अधिकारियों को आपने लूट की खुली छूट नहीं दे दी है?
ये आरोप जो है वो गुजरात हाई कोर्ट में लगाए गए हैं इस मामले को लेकर। क्योंकि सवाल ये भी उठते हैं कि मोदी जी आप गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन क्या आपको ये नहीं पता गुजरात में 1 साल का शराब का कारोबार तकरीबन 3500 करोड़ रुपए का होता है गांधी के गुजरात में, जहां पर शराब पर पाबंदी है। उसके बावजूद ये कारोबार कैसे होता है, किसकी परमिशन से होता है, किसका हाथ है इसके पीछे? क्या मोदी जी आपको ये नहीं पता? मोदी जी आपने बड़े बड़े दावे किए थे, बड़े बड़े वादे किए थे, गुजरात मॉडल का हुआ आपने पूरी दुनिया को दिखाया था, लेकिन ये गुजरात मॉडल के अंदर ही गुजरात हाई कोर्ट को कई गुमनाम चिट्ठियां मिली सिविल अस्पताल को लेकर और अस्पतालों को लेकर उसमें शिकायतें की गई। एक जजों की बेंच थी, उस बेंच को आखिरकार आनंद फानंद में बदल दिया गया था। पिछले दिनों हमने ये खबर देखी थी कि जिस जज ने, जो पारडीवाला, जस्टिस पारडीवाला, जिन्होंने सिविल अस्पताल को लेकर गुजरात सरकार को फटकार लगाई थी और ये कहा था कि हम सिविल अस्पताल को शमशान या कब्रिस्तान नहीं बनने देंगे, हम खुद वहां पर जाकर छापेमारी करेंगे, हम देखेंगे वहां पर किस तरह का काम हो रहा है। आप सोचिए, ठीक उससे पहले अगर वो जज जो है वो छापेमारी करने जाते, ठीक उससे पहले उनका तबादला कर दिया गया। और उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद ये हुआ कि चीफ जस्टिस विक्रमनाथ ने खुद जो है वो कमान संभाल ली और गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विक्रमनाथ ने जो है वो गुजरात सरकार की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिया और ये कहा कि गुजरात सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। आप सोचिए कि उसी गुजरात हाईकोर्ट की एक बेंच कहती है कि सिविल अस्पताल में काम सही नहीं हुआ है, गुजरात सरकार ने काम सही नहीं किया है, जबकि दूसरी तरफ जो है वो जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा कि गुजरात सरकार ने कोरोना को लेकर बहुत अच्छा काम किया है। कुछ आरोप इस तरह के भी लगते हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं कि हम न्यायपालिका पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन ये सवाल जनता में उठ रहे हैं कि आखिरकार जस्टिस विक्रमनाथ का नाम जब आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के लिए दिया गया था कॉलेजियम में, लेकिन उन्हें वहां पर नहीं भेजा गया, उन्हें गुजरात लाया गया। आप सोचिए कि यहाँ पर कानून मंत्री कौन है? जी हाँ, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का काफी करीबी माना जाते हैं जस्टिस विक्रमनाथ। उन्हें गुजरात क्यों लाया गया? क्या किसी मामले पर लीपापोती करने के लिए उन्हें गुजरात लाया गया था? इस मामले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ ही साथ ये बात भी सामने आ रही है कि अब नए चीफ जस्टिस कौन होंगे। उसमें सबसे आगे अगर कोई नाम चल रहा है तो वो यही विक्रमनाथ हैं, जिन्होंने पिछले दिनों ये कहा था कि गुजरात सरकार ने कोरोना को लेकर काफी अच्छा काम किया है। बताया जा रहा है कि चीफ जस्टिस की रेस में गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विक्रमनाथ सबसे आगे चल रहे हैं। तो आखिरकार ये हमारे सामने है, हमें सोचना चाहिए कि इस देश को किस तरीके से चलाया जा रहा है। ये हम सभी के सामने है, इस देश को आखिरकार किस तरीके से चलाया जा रहा है और किन लोगों को नवाजा जा रहा है और किन लोगों को साइडलाइन किया जा रहा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। एक और बात हम यहाँ पर आपको कहना चाहेंगे कि अब जो है वो यूट्यूब जो है वो हमारे वीडियोस जो अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं भेजते हैं। जब तक आप बेल का आइकॉन नहीं दबाएंगे तब तक आपको हमारा नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन अगर आपने बेल का बटन नहीं दबाया है तो बेल के बटन को जरूर दबाएं। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।